India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की संलिप्तता साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। इस मामले में अन्य आरोपी मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहीरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विस्फोट से 2 साल पहले सभी सांसारिक चीजों को त्याग दिया था और सन्यासिनी बन गई थी। अदालत का फैसला आने के बाद अब यह साफ हो गया है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे जो उन्हें दोषी ठहराने के लिए काफी होते। इस मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा कि प्रोसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया। मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को बरी करने के लिए निम्नलिखित कारण बताए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी करने के कारण है: बाइक का स्वामित्व साबित नहीं। प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि जिस बाइक पर बम लगाया गया था वह प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने 2 व्हीलर के चेसिस का सीरियल नंबर पूरी तरह से बरामद नहीं किया, जिससे प्रज्ञा सिंह ठाकुर के स्वामित्व को साबित नहीं किया जा सका। साजिश का अन्य कोई सबूत नहीं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य आरोपियों के बीच किसी भी प्रकार की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को बरी करने के कारण है: आरडीएक्स की खरीद का कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर पाया कि पुरोहित ने कश्मीर से आरडीएक्स खरीदा था या उन्होंने बम असेंबल किया था। अभिनव भारत के लिए लेन देन: पुरोहित और अजय राहीरकर के बीच लेन देन हुआ था, लेकिन यह पैसे का उपयोग घर के निर्माण और LIC पॉलिसी के लिए किया गया था, न कि किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए। साजिश का कोई सबूत नहीं। पुरोहित और अन्य आरोपियों के बीच किसी भी प्रकार की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया और उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और किसी को भी केवल शक के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मेरे क्लाइंट के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उस आरोप से पूर्णतः मुक्तता कर दी गई वाली है। मेरे क्लाइंट के ऊपर थे कि उनके घरों में से कुछ आरडीएक्स के ट्रेसेस मिले थे, ऐसा उनका प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था, बट कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो ऐसे कुछ नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संसद से आग्रह किया है कि वह ऐसे प्रावधानों की समीक्षा करें जो अध्यक्षों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता तय करने की अनुमति देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि संसद को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के मामलों में अध्यक्षों की भूमिका की समीक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अध्यक्षों को अयोग्यता के मामलों में निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए
एक निर्धारित समय सीमा और प्रक्रिया होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के मामलों में अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान प्रावधानों में कई खामियां हैं जो इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि अध्यक्षों को अपने निर्णयों में निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय लेने चाहिए। कोर्ट ने संसद से आग्रह किया है कि वह दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के मामलों में अध्यक्षों की भूमिका की समीक्षा करे और आवश्यक संशोधन करे। कोर्ट ने कहा कि संसद को ऐसे प्रावधान बनाने चाहिए जो अध्यक्षों को निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे। कोर्ट का यह सुझाव अध्यक्षों द्वारा अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी के कारण आया है, जिसमें अक्सर विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक मामला लंबित रहता है और दल बदल करने वाले सदस्य सजा से बच निकलते हैं। अब संसद पर निर्भर करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर विचार करे और आवश्यक संशोधन करे। यदि संसद इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करती है तो इससे दल बदल विरोधी कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और विधायकों को अपने दायित्वों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्वामी श्रद्धानंद @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस मामले में स्वामी श्रद्धानंद, जिन्हें मुरली मनोहर मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी दया याचिका पर विचार करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को निर्देश देने की मांग की है। स्वामी श्रद्धानंद को अपनी पत्नी शाकरेह की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, जिसे उन्होंने 1991 में जिंदा दफन कर दिया था। इस मामले में उन्हें पहले मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसमें उन्हें पैरोल या फरलो पर रिहा करने का कोई अवसर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा, आपने जिस तरह से अपनी पत्नी को क्रूरता से दफनाया, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद की दया याचिका पर विचार करने के लिए कोई ठोस निर्देश नहीं दिया, लेकिन मामले को 18 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि वे 85 वर्ष के हो चुके हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद 31 वर्षों से जेल में हैं और उन्हें कभी भी पैरोल या फरलो पर रिहा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वामी श्रद्धानंद की दया याचिका पर विचार करने के लिए कोई ठोस निर्देश नहीं दिया, लेकिन मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अब देखना यह है कि स्वामी श्रद्धानंद की दया याचिका पर राष्ट्रपति क्या निर्णय लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों की अयोग्यता के मामलों में 3 महीने के भीतर निर्णय लें। तेलंगाना में 10 बीआरएस विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद अयोग्यता के मामलों का सामना करना पड़ा उन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अयोग्यता के मामलों में निर्णय लेने में देरी होती है तो यह विधानसभा के कार्यकाल के दौरान अयोग्यता के मामलों को लंबित रखने और विद्रोहियों को देरी का लाभ उठाने की अनुमति देने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे अयोग्यता के मामलों में निर्णय लेने में विधायकों को देरी करने की अनुमति न दें। यदि विधायक देरी करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद से अपील की है कि वह इस बात पर पुनर्विचार करे कि क्या वर्तमान में अयोग्यता के मामलों में अध्यक्ष या सदस्य को निर्णय लेने की अनुमति देना
उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और अध्यक्ष को 3 महीने के भीतर अयोग्यता के मामलों में निर्णय लेने का निर्देश दिया। यह मामला भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अयोग्यता के मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया और अध्यक्ष की भूमिका को परिभाषित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष को अयोग्यता के मामलों में निर्णय लेने में तेजी से कार्य करना चाहिए और देरी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने JSW स्टील के भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड या BPSL के लिए दिए गए समाधान योजना को अस्वीकार करने वाले अपने पूर्व निर्णय को वापस ले लिया है। कोर्ट ने माना कि पूर्व निर्णय में कई महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था। BPSL के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया जून 2017 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू की गई थी। JSW स्टील ने BPSL के लिए समाधान योजना प्रस्तुत की थी, जिसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स या COC और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या NCLT ने मंजूर कर लिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस समाधान योजना को अस्वीकार कर दिया और BPSL के लिक्विडेशन का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को वापस लेने का कारण बताते हुए कहा कि पूर्व निर्णय में कई महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था। कोर्ट ने माना कि समाधान योजना को अस्वीकार करने से पहले सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए था। JSW स्टील ने तर्क दिया था कि समाधान योजना को लागू करने में कोई देरी नहीं हुई है और यह योजना सभी आवश्यक मापदंडों को पूरा करती है। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि लिक्विडेशन का निर्देश देने से हजारों कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है और कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को फिर से सुनने का फैसला किया है और सभी पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का अवसर दिया है। यह फैसला JSW स्टील और BPSL के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब इस मामले में फिर से विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पूर्व निर्णय में समाधान योजना की वैधता पर विचार नहीं किया गया था। लिक्विडेशन का निर्देश देने से पहले सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए था। JSW स्टील ने तर्क दिया था कि कोई देरी नहीं हुई है योजना को लागू करने में और यह योजना सभी मापदंडों को पूरा करती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर राशिद की याचिका पर NIA से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के आरोप को खारिज करने की मांग की है। अब्दुल राशिद शेख, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, पर आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने का आरोप है और उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मार्च 2022 में आरोप मुक्त करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने NIA को नोटिस जारी किया है और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। इंजीनियर राशिद ने संसद के मॉनसून सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगने वाली याचिका भी दायर की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस याचिका पर उसी बेंच द्वारा विचार किया जाएगा जिसने बजट सत्र के लिए उनकी याचिका पर विचार किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई 6 तारीख को करेगी, जब एक नई बेंच का गठन किया जाएगा, क्योंकि जस्टिस चंद्रधारी सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। इंजीनियर राशिद को 2019 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से उन्होंने जीत भी हासिल की थी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक मतों से हराया था। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई की, जिसमें याचिकाकर्ता श्यामानंद पांडे ने आरोप लगाया कि शहर में अवैध बूचड़खाने और मांस की दुकानें खुलेआम गोमांस बेच रही हैं।
अदालत ने इस मामले में डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें गोमांस की बिक्री रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है। अदालत ने राज्य को यह बताने का निर्देश दिया है कि क्या अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं और क्या गोमांस बिक्री प्रतिबंध कानून का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा अदालत ने यह जानना चाहा कि क्या खाद्य व्यवसायों के पंजीकरण के नियमों का पालन किया जा रहा है, क्या बूचड़खानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और क्या गोमांस बिक्री प्रतिबंध कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि मांस की दुकानें खुलेआम मांस बेच रही हैं और काले शीशे की स्क्रीन नहीं लगा रही हैं, जो नगर पालिका नियमों के तहत अनिवार्य है। इसके अलावा मृत जानवरों के शव खुले में प्रदर्शित किए जा रहे हैं और मांस की दुकानें वैध लाइसेंस के बिना चल रही हैं। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 26 तारीख को निर्धारित की है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या अदालत के निर्देशों का पालन किया जाता है। और कोर्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.